नमस्कार, मैं वीनल राठौर और आप देख रहे हैं V24। चलिए रुक करते हैं कुछ खबरों की ओर। सीहोर में अवैध गतिविधियों की रोकथाम व मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अवैध मादक पदार्थ के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। वहीं आरोपियों के कब्जे से 130 किलो गांजा जब्त किया गया है। बता दें कि मामले में 3 आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 2-2 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने फरार 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है और 1 आरोपी की तलाश की जा रही है। दिनांक 9 सितंबर 21 को डेहटी पुलिस द्वारा गांजे की कार्रवाई की गई थी, जिसमें 130 किलो गांजा जब्त किया गया था। उस समय 2 आरोपियों की गिरफ्तार किया था, बाकी 3 आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिसमें लगातार इनकी तलाश पतासाई जारी थी। जो मुखबिर सूचना के आधार पर 21/12/21 को आमाजरी के पास से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इन आरोपियों के विरुद्ध जो है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनाम भी घोषणा की गई थी और बराबर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और निर्देश पर कार्रवाई करते हुए कल जो है 2 आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। अच्छा सर, इसमें 1 आरोपी अभी तक फरार है? 1 आरोपी फरार है, उसकी भी तलाश जारी है। कालापीपल के विधायक कुणाल चौधरी ने बांटे गए चावल को लेकर सरकार से जानकारी मांगी थी, लेकिन सरकार ने जानकारी एकत्रित करने का सही से जवाब नहीं दिया, जिस पर कुणाल चौधरी का कहना है कि मध्य प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार अभी तक जानकारी एकत्रित नहीं कर पा रही। दरअसल कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने विधानसभा में खाद्य विभाग से सवाल किया है कि कितना चावल किस विभाग से खरीदा गया है, साथ ही किस कंपनी से चावल लिया गया है, जिसका खाद्य मंत्री ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, जिसके बाद खाद्य विभाग पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। आज मेरा एक सवाल था कि किस प्रकार से जो मिलर्स हैं, जिन्होंने अमानक चावल, जो अमानक नहीं जहरीले चावल जो एक केंद्रीय दल ने दिया था कि ये जहरीले चावल है जो जानवरों के खाने के योग्य भी नहीं है, उन चावलों के मिलर्स के ऊपर क्या क्या कार्रवाई हुई, किसके ऊपर अभी तक FIR हुई और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। तो सरकार में बैठे अधिकारी और अधिकारियों का संरक्षण करते मंत्री हर बार का सवाल का जवाब देते हैं, जानकारी एकत्रित करी जा रही है। ग से ग तक जानकारी एकत्रित करी जा रही है। क्या 2020 से अभी तक क्यों FIR नहीं हुई, इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं है। क्या ये जानकारी नहीं है कि कितना सड़ा हुआ चावल इन्होंने खरीदा और किस व्यवस्था के तहत किस पैसे पे भेजा, कितना ट्रांसपोर्टेशन के अंदर खर्चा करा। स्पष्ट रूप से ये खाद्य जो माफिया है, जो ये खाद्य माफिया है, इस माफिया तंत्र को संरक्षण सरकार दे रही है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच और इंदरगंज पुलिस ने रुपए लेकर फर्जी जमानत देने वाले गिरोह का भांडाफोड़ दिया। बता दें कि मुखबिर की सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो न्यायालय में फर्जी भू अधिकार ऋण पुस्तिका से जमानत दिलाने का काम कर रहे थे। वहीं पकड़े गए आरोपी 10 से 15 हजार रुपए लेकर फर्जी जमानत का इंतजाम करते थे, जिसके बाद आरोपियों के पास ऋण पुस्तिकाओं के साथ ही कई अफसरों और विभागों की सील और फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। आज एक सूचना प्राप्त हुई थी कि विभिन्न न्यायालयों में और अन्य कार्यों में जो जमानत की आवश्यकता होती है, उसके लिए एक गैंग काम कर रहा है और इस सूचना पर क्राइम ब्रांच को एक्टिव किया गया। एडिशनल SP क्राइम, DSP क्राइम, TI इंदरगंज और क्राइम ब्रांच की पूरी टीम लगी और इसमें 3 आरोपी अभी पकड़े गए हैं, जिसमें से एक जिसकी आयु 70 वर्ष से ज़्यादा है। इस पूरे गोरख धंधे का वो मास्टरमाइंड है। उसके 2 अन्य साथी हैं और इनके पास से बड़ी संख्या में सीलें, खाली ऋण पुस्तिकाएं और ऐसी ऋण पुस्तिकाएं जिसपे कि माननीय न्यायालय में जमानतें दी जा चुकी हैं, ये बरामद हुई है। एक प्रिंटर बरामद हुआ है जिससे ये अपना फर्जी दस्तावेज बनाते थे। इनर व्हील क्लब मंडल अध्यक्ष प्रीति पारेख और PDP वंदना वर्मा अधिकारी यात्रा पर शहर पहुंची, जहां उन्होंने बस ट्रेन क्षेत्र में किलकारी कक्ष की शुरुआत की। इस कक्ष की सौगात मिलने से उन महिलाओं को मदद मिलेगी जो बस के इंतजार में अपने नवजात को सार्वजनिक स्थल होने से दुग्धपान नहीं करा सकती। इस मौके पर नपा CMO प्रियंका पटेल सहित क्लब सदस्य मौजूद रहे। इसके बाद मंडलाध्यक्ष PDC राधा कुंज परिसर पहुंची। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान सचिव भंडारी ने क्लब की गतिविधियों की जानकारी दी। फीडिंग सेंटर यहाँ बनाया
आए हैं, ये लोकेशन मेनली बस स्टैंड की है। तो बस स्टैंड पे जैसे खरगोन में ट्रेन्स नहीं है, तो सब लोग ज़्यादातर कम्युनिकेशन का जो मीन्स है वो बसेज ही हैं। अब यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है बस स्टैंड में, तो अगर कोई फीडिंग रूम मिलता है महिलाओं को जिनके पास छोटे बच्चे हैं तो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम इनको बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच। मध्य प्रदेश में पिछले 3 सालों के बीच 1111 लोग आकाशीय बिजली गिरने से काल के गाल में समा गए। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब राजस्व और परिवहन कल्याण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा शीतकालीन सत्र में दिए जाने पर यहां आंकड़ा सामने आया है, जहां भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने मानसून सत्र में यहां सवाल उठाया था, लेकिन दो दिन विधानसभा चलने के कारण उनके सवाल का जवाब नहीं मिल पाया था। उन्होंने कहा कि प्रश्न क्रमांक 784 के जवाब में सर्वाधिक मौतें प्रदेश के सिंगरौली में हुई हैं, जबकि आकाशीय बिजली गिरने के मामले में हुई मौतों पर सीधी जिला द्वितीय और सतना तीसरे नंबर पर है। अगस्त माह में 2021 को मेरा एक प्रश्न था, चूंकि 4 दिन की उस विधानसभा में मात्र 2 दिन विधानसभा चली थी और बाकी के प्रश्नों के जवाब मुझे कल प्राप्त हुए हैं। मैंने पूछा था 1 जनवरी 2018 के पश्चात मध्य प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से कितने लोगों की मृत्यु हुई है पिछले 3 वर्षों में। और कल जब मुझे राजस्व मंत्री गोविंद सिंह जी राजपूत जी के द्वारा प्रश्न क्रमांक 784 का जो उत्तर मिला, उसमें पूरे मध्य प्रदेश में इस दौरान 1111 व्यक्तियों की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हुई है। इसमें सर्वाधिक मौतें सिंगरौली में हुई है 77, सीधी में दूसरे नंबर पर 71, सतना में तीसरे नंबर पर 65 और सबसे कम मृत्यु हुई है होशंगाबाद जिले में 2 और हरदा जिले में 3। 1111 मृतकों के आश्रितों को 44 करोड़ 44 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा, जहां पूर्व मंत्री और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा कि क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल से छत्तीसगढ़ की जनता का कोई फायदा होगा। वहीं ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कहीं ये सिर्फ शिगुफा तो नहीं छोड़ा गया। उनका कहना है कि ये यूपी चुनाव को देखते हुए कई फेरबदल की बात तो नहीं कही जा रही है। पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जो फेरबदल है वो क्या राजस्थान की तर्ज पर होगा? फेरबदल क्या जनता के फायदे के लिए होगा कि नेताओं को खुश करने के लिए होगा? फेरबदल क्या गुटबाजी के आधार पर होगा? क्या फेरबदल से छत्तीसगढ़ को फायदा होगा, छत्तीसगढ़ की जनता को फायदा होगा? और मुझे नहीं लगता है कि खाली हर बार हर मुद्दे पर जैसे 2.5 साल का मामला चला और फिर वो टाइम फिक्स हो गया, वैसे ही फेरबदल का मुद्दा चलेगा और क्या उसको कर पाएंगे और उससे क्या छत्तीसगढ़ की जनता को फायदा होगा, ये आने वाले गर्भ में है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र में एक बार फिर बढ़े हुए बिजली के बिल पर हंगामा हुआ, जहां कांग्रेस विधायकों ने बढ़े हुए बिजली के बिल पर बहिर्गमन किया और विधानसभा में जमकर नारेबाजी की। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने विधानसभा पटल पर सवाल किया था कि क्या बिजली के बढ़े हुए बिल को सरकार माफ करेगी या नहीं, जिस पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई थी, जिस पर कांग्रेस के विधायकों ने बहिर्गमन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि कोरोना काल के बिलों की वसूली की जा रही है, जिस पर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का कहा कि बढ़ते हुए बिजली की वसूली लगातार सरकार कर रही है, जबकि कोरोना काल के बिजली के बिलों को माफ करने का वादा किया था। ये कोरोना काल में जो बिजली के बिल दिए आज लाखों के बिल आ रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री जी हैं, अभी जब पूर्व मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने बिजली के बिल जलाए, लेकिन आज पूरे भोपाल और मध्य प्रदेश में बिजली के बिल गरीब लोग जला रहे हैं, उसका ध्यान नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। और जब बिजली के बिलों के खिलाफ यहाँ मामला आया तो मुख्यमंत्री जी गायब है वहाँ से। मैं एक वीडियो सुनाता हूँ, जब ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका वीडियो सुन लीजिए। जो ये कह रहे हैं ये कि लाखों के बिल आ रहे हैं, ये बिल भरे कि पेट भरे, ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। और कोरोना काल में इन्होंने घोषणा की थी कि कोरोना काल के बिजली के बिल हम माफ़ किए जाते हैं। आज ये मामला हमने उठाया, लाखों के बिल आ रही है, 1,22,000 का बिल। आज
सभी जगह पूरे गांव में, चाहे वो किसान, मजदूर, छोटे छोटे दुकानदार, पत्रकार हो, हर वर्ग परेशान है और वसूली अभियान चल रहा है समाधान योजना के तहत। इसका हम लोगों ने विधानसभा में आवाज़ उठाई, हम लोगों ने सवाल जवाब किया, पर जो मंत्री है विभाग के, उनका जो जवाब आया है वो पूरी तरह से लापरवाही भरा जवाब था। और बिजली मंत्री के इस्तीफे की बात की है कि बिजली मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, बिजली विभाग उनसे संभल नहीं रहा है। आज गांव में खंभे टूटे हैं, तार टूटे हुए हैं, इनके पास कर्मचारी नहीं है, आउटसोर्सिंग में कर्मचारी बदलते हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 27% ओबीसी आरक्षण कोटा हटा दिया गया, जिसके खिलाफ इंदौर में जिला कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता में इसका जिम्मेदार भाजपा को बताया। साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव ने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अगर भाजपा ओबीसी आरक्षण हटाने के खिलाफ पुरजोर विरोध करती है और अपना पक्ष ठीक से रखती है तो ओबीसी वर्ग को ये विफलता नहीं देखने को मिलती। जैसा कि पंचायत चुनाव को लेकर जो पिछड़ा वर्ग आरक्षण 27% आरक्षण जो पिछड़ा वर्ग को मिलना था, जो वंचित हुआ ये बहुत बड़ा वर्ग, तो ये भाजपा सरकार की विफलता और उदासीनता और उनका जो विचार था उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में उन्होंने निर्वहन किया। और वो चाहते हैं तो ये 27% आरक्षण के लिए लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ते, अपना पक्ष रखते, लेकिन उन्होंने पक्ष नहीं रखा। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म होने पर सरासर झूठ बोल रही है शिवराज सरकार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए V24। नमस्कार।